वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग, सबसे ज़्यादा चर्चा में होने वाला लार्ज कैप स्टॉक भारती एयरटेल। इस वीडियो में हम करेंगे भारती एयरटेल का एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस और यहाँ पे बताएंगे क्या सारी चीज़ें हो रही है और फंडामेंटल्स, पीयर कंपैरिजंस और बिजनेस में क्या हो रहा है, क्या मल्टी ग्रोथ है और क्या तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती है, टेक्निकल एनालिसिस और यहाँ पे टारगेट प्राइस वगैरह क्या हो सकती है, क्यों यहाँ पे शेयर प्राइस भाग रहा है, ये सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और कुछ अपडेट देना चाहूंगा। सबसे पहले भारती एयरटेल जब हम लोग ने हमारे चैनल पे कवर किया था तब भाव चल रहा था 500 रुपए। फिर उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया था 550, 520। रिसेंट में जो अभी एक वीडियो बनाया था हम लोग ने Q1 रिजल्ट्स के लिए, तब यहाँ पे भाव चल रहा था 580 और अभी अगर आप देखोगे ये स्टॉक 670 रुपए के यहाँ पे लेवल्स को भी क्रॉस कर चुका है। और सभी वीडियोस में, इवन हमारे जो टॉप 10 लार्ज कैप के वीडियोस थे उसमें भी हम लोग ने जो स्टॉप पे रखा था वो भारती एयरटेल को रखा था। और भारती एयरटेल का जो हमारे टारगेट्स वगैरह थे वो सभी यहाँ पे धीरे धीरे हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सभी वीडियोस में एक ही बात बोली गई थी, भारतीय एयरटेल विल बी द डार्क हॉर्स लार्ज कैप मल्टी बैगर, और अब भी है। इस भाव से अब भी यहाँ पे एक मल्टी ईयर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। चलिए कुछ थोड़ा बहुत हाइलाइट्स ले लेते हैं। अभी क्या एक इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है, पहले तो न्यूज़ की बात कर लेते हैं। जो न्यूज़ चल रही है, एक तो वोडाफोन आइडिया के फेलियर की चल रही है, दूसरा एक जो न्यूज़ आ गई है वो है भारतीय एयरटेल के राइट्स इशू की, जो कि लगभग 25,000 करोड़ का है। भारतीय एयरटेल के राइट इशू में एक यहाँ पे बहुत ही जोरदार, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी यहाँ पे 4x रिटर्न कमाने के लिए। ठीक है, उस पर एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। बट अगर आपको अभी भी उत्सुकता है कि आप यार वो 4x रिटर्न कैसे कमाया जाएगा जब भारतीय एयरटेल के राइट्स यहाँ पे ट्रेड होंगे, जो पार्टली पेड शेयर्स होंगे ना उसमें आप 4x कमा सकते हो, तो आप हमारा रिलायंस पार्टली पेड का एक वीडियो देख लीजिएगा जो आई बटन में है। कुछ एक और आने वाले टाइम में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, फैक्टर वो होगा जब रिलायंस जियो की लिस्टिंग होगी। रिलायंस जियो की लिस्टिंग से कैसे फायदा होगा वो अपन एंड में जानेंगे। चलिए अगर आप देखेंगे कस्टमर बेस 471 मिलियन का है, जो कि YoY बेसिस पे 11% से ग्रो हो रहा है। आने वाले समय में और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ यहाँ पे वोडाफोन आइडिया से जो चर्न हो रहा है, कस्टमर बेस शिफ्ट हो रहा है, उसके कारण मोबाइल का जो इंडिया की ग्रोथ है 13% है। होम सर्विसेज यानी जो अपना ब्रॉडबैंड वाला काम है उसके अंदर 27%, डिजिटल टीवी सर्विसेज वाला जो अपना बिग टीवी वाला जो काम है उसके अंदर एक 6.6% की ग्रोथ। अफ्रीका के जो इनका बिजनेस है, अफ्रीका के ये वन ऑफ द टॉप 3 या फिर टॉप सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पे ये जो है प्लेयर है टेलीकॉम के, 6.9% की ग्रोथ है। ओवरऑल जो रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे 1 मिलियन के लगभग 1 मिलियन का रेवेन्यू है। अगर आप देखोगे तो 18.8% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। इबिटा के अंदर 32% हेल्दी ग्रोथ है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो इबिटा की जो अगर आप देखोगे ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम वो कंपनी ने बताया, बट अगर अपन देखें तो स्टैंड अलोन बेसिस पे रेवेन्यू काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें नई नई तरह की भी लॉन्च की है, जिसका अगर अपन देखें तो एग्जाम्पल है एयरटेल IQ, एयरटेल सिक्योर, एयरटेल IoT, एयरटेल एड्स वगैरह, इस तरह की कुछ डिजिटल सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च करी है। मेजर हाईलाइट क्या थी, इस साल के अंदर 5G का इन लोग ने फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी जिन्होंने 5G यहाँ पे डेमो किया था हैदराबाद के अंदर, और इन लोग ने कंटिन्यू यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी करी है, सिस्को से लेके अगर आप देखोगे तो अदर कंपनीज जैसे कि अमेजॉन वगैरह, तो उस पर भी यहाँ पे अपन बात करेंगे। अगर अपन इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इनका मार्केट शेयर ग्रोथ करना है, रेवेन्यू बढ़ाना है और कॉस्ट को कट डाउन करना है। उसके बाद इनकी जो विनिंग स्ट्रेटेजी जो काम आ रही है, बेसिकली क्वालिटी कस्टमर, माइक्रो मार्केटिंग, वॉर ऑन वेस्ट, पीपल वन एयरटेल, सर्विसेज एट स्केल, ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, कुछ मतलब नेगेटिव कमेंट्स है। अगर अपन देखें तो इंडिया की वर्ल्ड की 24% पॉपुलेशन को कवर करती है। कवर का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर मान लीजिए टावर एक जगह लगा है, वो टावर से कितने लोगों को यहाँ पे आप सर्विस दे सकते हो, तो वो कवर्ड पॉपुलेशन ऐसे कहलाती है। इंडिया के अंदर 95% जगह इन लोग के टावर्स हैं और 95% पॉपुलेशन को ये लोग कवर करते हैं। 15 कंट्रीज इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये लोग काम करते हैं। उसके बाद ग्लोबल वर्कफोर्स और अफ्रीका की वर्कफोर्स का डेटा दे रखा है। ग्लोबल नेटवर्क अगर आप देखोगे तो ग्लोबल का फाइबर नेटवर्क जो है 3,65,000 किलोमीटर्स का इनका लगभग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली इनका नेटवर्क है। उसके बाद अगर अपन देखें अफ्रीका के कस्टमर्स यहाँ पे बताए हैं, और अफ्रीका के अंदर जो इनकी मार्केट पोजीशन है वो बेसिकली यहाँ पे नंबर 2 है। उसके बाद नाइजीरिया, ईस्ट अफ्रीका और यहाँ पे कुछ अदर अफ्रीकन कंट्रीज में भी इनकी पोजीशन है। इंडिया की अगर आप बात करते हो तो इंडिया के अंदर ये लोग जो कस्टमर्स का भी नाम दिया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नंबर 2 पे आते हैं रेवेन्यू मार्केट शेयर के अंदर, और श्रीलंका में भी इनका थोड़ा बहुत बिजनेस है।
उसके बाद श्रीलंका की कंपनी ने बात करी है कि मार्केट स्केल और जो इसके अंदर फास्टेस्ट 12 मिलियन ग्रोथ करने में इनका नाम आता है। बांग्लादेश में भी इनके लगभग 50 मिलियन कस्टमर्स है। और ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और जो चीज़ है कि VLR सब्सक्राइबर के अंदर नंबर 1 है। मतलब इसके अंदर क्या हुआ, VLR सब्सक्राइबर का मतलब ये होता है एक्टिव जो कस्टमर्स है ना इनके, जो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में रिचार्ज कराने वाले कस्टमर में वो एक्टिव का बोला जाता है। तो उनके अंदर जो टोटल यहाँ पे जो शेयर है इनका वो सबसे ज्यादा है कंपेयर टू, अगर अपन तीनों टेलीकॉम कंपनी से कंपेयर करें, जियो का सबसे कम है और एयरटेल के सबसे ज्यादा एक्टिव परसेंटेज ऑफ कस्टमर है। इनके बिजनेस सेगमेंट्स क्या क्या, एक तो मोबाइल सर्विसेज, होम सर्विसेज में बेसिकली ये लोग जो डिजिटल और वो सारी सर्विसेज देते हैं। फिर डिजिटल टीवी सर्विसेज है और एयरटेल बिजनेस है। एयरटेल बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है, तो एयरटेल बिजनेस के अंदर अपन क्या क्या आएगा वो देख लेंगे, बट पहले अपन बात करते हैं डिजिटल सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है। देखिए, कंज्यूमर के लिए क्या क्या है, मतलब अपने जैसे लोगों के लिए एक्सट्रीम, एयरटेल बिग म्यूजिक और उसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक्स है। ठीक है, एंटरप्राइज के लिए क्या 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 करते हैं, बेसिकली एंटरप्राइज अभी आप मानो TCS है, TCS को बहुत बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क चाहिए अपने सारे एम्प्लॉयज को कनेक्ट रहने का, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें लगती है। TCS को एक डेटा सेंटर भी लगेगा जहाँ पे ये लोग अपने डेटा सेव कर सकते हैं। तो एयरटेल क्लाउड, एयरटेल IQ, एयरटेल एड्स, एयरटेल IoT, एयरटेल ब्लू जीन्स जो कि बेसिकली एक वेब मीटिंग की ऐप है, एयरटेल सिक्योर बेसिकली एक सिक्योरिटी तरह का ऐप है। तो इस तरह की ये लोग सर्विसेज देते हैं और ये ओवरऑल बिजनेस का बहुत ही छोटा पार्ट है और अभी अभी चालू किया है। इनकी स्ट्रेंथ वगैरह आप समझ ही गए होंगे। पार्टनरशिप्स में अगर आप देखोगे तो गूगल क्लाउड से लेके वेरिजॉन, VMware, सिस्को, रेडवेयर, Amazon वेब सर्विसेज और फोर्स पॉइंट के साथ इन लोग ने पार्टनरशिप करी है। ये बेसिकली जो पार्टनरशिप्स है ये 5G टेक्नोलॉजी और अदर इक्विपमेंट्स और इसके लिए की गई है। कंज्यूमर फ्रंट पे क्या क्या किया है, ZEE5 से लेके हॉटस्टार, वेदांतु, अपोलो हॉस्पिटल के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करिए। इसका मतलब क्या हुआ, इनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पे क्रॉस सेल की जाएगी। और वो अगर आप देखोगे तो बेसिकली अगर आप रिचार्ज कराते हो तो आपको ZEE5 का प्रीमियम फ्री आएगा एंड ऑल दैट। तो वो सारी तरह की सर्विसेज होती है। सस्टेनेबिलिटी, यहाँ पे शेयर होल्डर वेल्थ कैसे क्रिएट करी, तो फाइनेंशियल कैपिटल अगर आप देखोगे इनकी जो नेटवर्थ है वो बताई गई है। अभी भी कंपनी के पास डेब्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप देखोगे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कंपनी ने डिस्क्लोज किया है, लोवेस्ट एवर यील्ड फॉर 10 ईयर सीनियर बॉन्ड्स। ये जो कंपनी की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है इतनी अच्छी है कि इसको जो जब ये US में या फिर बाहर से जब बॉन्ड्स पे पैसा उठाती है तो इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत कम होता है। अगर आप बहुत कम की मेरे से पूछे कि कितना कम होता है, तो बेसिकली जो इंडिया में SBI जिस रेट पे लोन लेता है ना बाहर से, उस रेट पे एयरटेल लेता है। तो दिस इज द बेसिकली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी की। बाकी यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल्स क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 2 लाख यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क है, 6 लाख ब्रॉडबैंड स्टेशन है और ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का यहाँ पे इनका नेटवर्क है, 7 सबमरीन केबल सिस्टम है और 65 ग्लोबल पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस है। फिर यहाँ पे कंपनी ने नेचर कैपिटल और सोशल रिलेशनशिप, ह्यूमन कैपिटल वगैरह भी बताया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कंपनी के कैपिटल्स है, क्वालिटी, कस्टमर और पीपल ऑन एयरटेल। तो वो सब चीज़ें तो नैरेटिव है, अपने को ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आउटपुट यहाँ पे कंपनी ने बताया कि बेसिकली क्या क्या आउटपुट है इनका, तो बेसिकली जो सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट पे जो इम्पैक्ट आता है वो सारी चीज़ें हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी की जितनी भी तरह की नई डिजिटल सर्विसेज और ऐप्स वगैरह क्रिएट की गई है, बिजनेस क्रिएट किए गए, वो सारे इन हाउस डेवलप किए गए हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इन हाउस डेवलप करते हो तो आपका कॉस्ट यहाँ पे बहुत कम लगता है। मैनेजमेंट कमेंट्स में क्या क्या बताया गया है, देखो, एक तो हमेशा से ना एक सुनील मित्तल एक बात बोलते हैं कि 3+1 इंडस्ट्री होनी ही चाहिए। ठीक है, वो हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे वोडाफोन है ना जाना नहीं चाहिए, वोडाफोन रहना चाहिए। 3+1 का मतलब क्या हुआ, एयरटेल, जियो, वोडाफोन प्लस अपना BSNL, वो रहना चाहिए। और दूसरा इनका एक और कमेंट है कि दे एक्सपेक्ट कि यहाँ पे सरकार और वो जो सारी चीज़ें AGR रिलेटेड ड्यूज वो यहाँ पे रिसॉल्व होंगे। बट अभी तो आपको पता है कि AGR का यहाँ पे रूल आ चुका है, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद कंपनी ने एक और अच्छा कॉमेंट बताया कि अफ्रीका में इनका जो बिजनेस है वो यहाँ पे अच्छा चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय एयरटेल की जितनी भी अभी लास्ट 2-3 क्वार्टर से प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है वो बिकॉज ऑफ अफ्रीकन बिजनेस आ रही है। इंडिया का बिजनेस आज भी स्टैंड अलोन बेसिस पे लॉस में है। उसके बाद कंपनी बोल रही है कि यहाँ पे ARPU और वो जो सारी चीज़ें हैं उससे यहाँ पे हम लोग दे आर वेरी बुलिश ऑन दिस, पर्टिकुलरली ARPU को इंक्रीज करना और टैरिफ वगैरह पे वो काम कर रहे हैं। अभी रिसेंट में जो इन्वेस्टर कॉन कॉल हुई थी तो वो बोल रहे हैं कि हमारा टारगेट यहाँ पे बाय एंड ऑफ दिस ईयर 200 रुपीज़ का ARPU ले जाना है, जो करंट अभी ARPU अगर आप देखोगे 156-157 के आसपास चल रहा है। फिर वहीं पर कंपनी ने अपने एंटरप्राइज बिजनेस सॉल्यूशंस वगैरह लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर जो रेवेन्यू है लगभग $2 बिलियन का है। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने बहुत सारे अपने तरह तरह के
जो मतलब सर्विसेज है उसमें भी काम किया है। और एक और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि इनके जो बेसिकली डेटा सेंटर में कार्डिल ग्रुप ने यहाँ पे अभी यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। कार्डिल ग्रुप ने थोड़ा बहुत स्टेक खरीदा था। एक और जो बड़ा यहाँ पे डील हुई थी वो हुई थी यहाँ पे इंडस टावर की। इंडस टावर और जो भारतीय इंफ्राटेल है उसका मर्जर हो गया था, और इसी के कारण ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर इनका जो अभी एडिशनल स्टेक इन लोग ने एक्वायर किया था 5% का। अभी इंडस टावर क्या काम करता है, इन लोग को टावर किराए पे देने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, इंडस टावर में एक और चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि इंडस टावर के दो बड़े कस्टमर है, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन। तो वो एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे भारतीय एयरटेल के जो अभी चेयरमैन है उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि जो नई फंडिंग ली जा रही है वो इंडस टावर पे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं ली जाएगी। फिर गोपाल विट्ठल करके इनके जो CEO है उनने भी लगभग यही सारी चीज़ें कॉमेंट में बताई है, और ARPU वगैरह में भी उन लोग ने बताया है, वो वही घूम फिर के बात है। और मैं अभी बताऊँ तो अभी जो रिसेंट में इन्वेस्टर कॉन कॉल हुई थी उसमें बहुत ही अच्छा कमेंट आया था कि उन्होंने बोला था कि हम लोग ने जियो के टाइम पे नियर टू डेथ सिचुएशन देखी है। 12 टेलीकॉम कंपनीज में से 9 टेलीकॉम कंपनीज बंद हो गई हैं, जिसमें से सबसे बड़ा नाम आपको पता है रिलायंस कम्युनिकेशन है, वीडियोकॉन जैसी कंपनीज है जो टेलीकॉम बिजनेस में थी और वो कंप्लीटली यहाँ पे खत्म हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब पता पड़ता है कि भारतीय एयरटेल ने कैसे इस चीज़ को यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे झेला है, और कैसे इसको यहाँ पे एक बोलते हैं ना टर्न अराउंड स्टोरी। तो करंटली भारतीय एयरटेल एक अभी भी यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी है। इट हैज़ नॉट टर्न अराउंड। आज भी उनके डेब्ट बहुत ज़्यादा है, आज भी उनका इंडिया का बिजनेस लॉस मेकिंग है। बाकी मैनेजमेंट वगैरह यहाँ पे इसमें अगर आप मुझसे पूछे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई भी यहाँ पे इश्यूज नहीं है एज ऑफ नाउ। तो लास्ट ईयर प्रमोटर ने थोड़ा बहुत स्टेक बेचा था, उसके पीछे रीजन क्या बताया गया था, वो प्रमोटर की डेप्ट वगैरह ज़्यादा थी तो उन्होंने अपना स्टेक बेचा था। बट अभी प्रमोटर बहुत बुलिश है, वो बोल रहे हैं कि जो राइट इशू आ रहा है उस पर जितना भी अनसब्सक्राइब पोर्शन हो जाएगा, मतलब कोई भी आप में से अगर राइट के लिए अप्लाई नहीं करेगा तो उनके प्रमोटर्स करेंगे। सेम यहाँ पे मुकेश अंबानी ने भी किया था। और दूसरा यहाँ पे उन लोग ने एक और कॉमेंट लिखा है कि यहाँ पे कि हम लोग अभी कोई प्लान नहीं है प्रमोटर्स का इस कंपनी के अंदर स्टेक बेचने का। सो दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव कमेंट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे कंपनी ने बताया कि ये जो इनकी डिजिटल सर्विस है वो क्या क्या करती है। तो एयरटेल क्लाउड बेसिकली क्या करता है, एयरटेल IoT क्या करता है, और एयरटेल IQ क्या करता है। बेसिकली आपको मैं एक सादी भाषा में समझाऊं तो बहुत तरह की यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज होती है, एडवर्टाइजमेंट से लेके कस्टमर एनालिटिक्स और वो सब जो चीज़ें होती है ना उस तरह का काम करता है। जो एक यहाँ पे IT कंपनी करती है ना मार्केटिंग के अंदर, वो लगभग छोटा मोटा काम वैसा होता है। फिर यहाँ पे कंपनी ने बताया कि जो कार्डेल के साथ डील हुई थी तो वो कितने रुपए की थी और कितना इन्वेस्टमेंट था। तो लगातार यहाँ पे भारतीय एयरटेल बहुत बार अपने ना चीज़ों को मोनेटाइज वगैरह भी करती है। इन लोग ने एक OneWeb करके कंपनी खरीदी जो बेसिकली सैटेलाइट मतलब स्पेस के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टेलीकॉम सर्विसेज देने का काम करती है, सैटेलाइट बेस्ड जो टेलीकॉम सर्विसेज होती है। तो OneWeb का वो काम है। और रिसेंट में अभी भारतीय एयरटेल के इस एक्विजिशन के बाद इंडिया में उसके लिए अभी थोड़ी बहुत पॉलिसीज भी आगे आ गई है। तो OneWeb विल बी द वन ऑफ द मतलब एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक वो हो सकता है भारतीय एयरटेल के लिए, जब यहाँ पे स्पेस के अंदर बेसिकली टेलीकॉम सर्विस देना है। इट विल बी रियली अ गुड थिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे एयरटेल क्लाउड, ब्लू जीन्स और वो सब चीज़ें क्या क्या काम करती है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। बेसिकली ये बिजनेस बहुत छोटा है और अभी की तारीख में इसमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं है, लास्ट ईयर ही लॉन्च हुए, तो मैं इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। बट मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ कि इन सभी प्रोडक्ट्स की डिमांड अपने को ट्रैक करनी चाहिए, और आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि इनकी डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, ऑपरेटिंग हाइलाइट्स वगैरह आप देखोगे तो वो सारी चीज़ें दिख रही है। इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ओवरऑल यहाँ पे इंडस्ट्री तो बड़ी है। कोविड-19 में यहाँ पे जो डेटा का कंजप्शन बढ़ा है उसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। एबिटा और वो जो सारी चीज़ें कैश ऑन प्रॉफिट और वो सब चीज़ें भी बढ़ी है। FY19 ने बहुत बेकार यहाँ पे साल देखा था बिकॉज ऑफ लॉन्च ऑफ जियो। उसके बाद से यहाँ पे एक टर्न अराउंड देखने को मिला है और अभी धीरे धीरे जियो और भारतीय एयरटेल के जो कस्टमर की रिचार्ज के अमाउंट है वो भी बराबर आ चुके हैं। तो अभी जो शिफ्ट है वो अब इतना ज़्यादा नहीं है, अब लोग बाग मतलब जियो में नहीं जा रहे, तो वो सब चीज़ें है। बीच में FY20 में कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस पुट ऑन किया था बिकॉज ऑफ यहाँ पे AGR की प्रोविजनिंग। FY21 में जो यहाँ पे लॉस है वो 1,50,000 मिलियन का है। लास्ट 1-2 क्वार्टर से अभी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बहुत अच्छी रही है। बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह तो ठीक है, नेट डेप्ट वगैरह बढ़ा ही है बिकॉज ऑफ अभी कंपनी ने स्पेक्ट्रम भी खरीदे तो उसके कारण भी यहाँ पे डेप्ट बढ़ गया है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एबिटा मार्जिन वगैरह पे है, और एबिटा मार्जिन बेसिकली यहाँ पे कंपनी का लगातार बढ़ता आ रहा है। और ओपेक्स और कैपेक्स की प्रोडक्टिविटी अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे ठीक ठाक रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे ROCE वगैरह भी अगर आप देखोगे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो जहाँ 2.53 था वो एकदम से अभी 7.38 आ गया है। नेट डेप्ट टू यहाँ पे एबिटा का रेशो अगर आप देखोगे तो थोड़ा यहाँ पे अभी यहाँ पे सिंपल मतलब कम होता जा रहा है।
इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी ठीक ठाक है। बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब क्या हुआ, नेट वर्थ पर एसेट, मतलब नेट एसेट वैल्यू पर शेयर। कंपनी की टोटल एसेट्स को जब अपन यहाँ पे डिवाइड करेंगे उससे, तो अपने नेट वैल्यू आएगा। तो बेसिकली 100 रुपये है, तो प्राइस टू बुक रेशो अभी अगर आज आप देखोगे तो 670 रुपये का भाव चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे 6.7 अपना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो, जो कि एक बहुत ही यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना बहुत ही सही रेट है, मतलब वैल्यूएशन के टर्म में अगर अपन बात करें। कंपनी लॉस मेकिंग है, इसलिए यहाँ पे ईपीएस 0 है। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई है, एक तो 5G वगैरह लॉन्च किया है, फिर कंपनी ने वो सब चीज़ें बताई है। और यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम खरीदा था, ये उसके बारे में डिटेल है। 1,87,000 मिलियन के यहाँ पे कंपनी ने स्पेक्ट्रम खरीदे। अभी 5G का लॉन्च तो बेसिकली यहाँ पे आगे बढ़ा दिया गया है, बिकॉज 5G के स्पेक्ट्रम नहीं 4G के स्पेक्ट्रम यहाँ पे हुए थे। फिर इंडियन बिजनेस की यहाँ पे परफॉर्मेंस, और इंडियन बिजनेस में यहाँ पे एबिटा ग्रोथ यहाँ पे 43% की है। एंड देन फिर होम सर्विसेज की बात करें तो वो भी सारी चीज़ें हैं, और एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वगैरह है, तो वो सब बहुत छोटे छोटे बिजनेस है। डिजिटल टीवी सर्विसेज D2H वाली जो है उसके यहाँ पे बात की गई है, कितने लोगों को कवर किया जाता है, कितने चैनल्स वगैरह हैं, वो सब यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। एयरटेल बिजनेस, ये वो वाला बिजनेस है जो बेसिकली अपना जो एयरटेल का जो इंटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज का बिजनेस है, और यहाँ पे डेटा सेंटर और वो सारी चीज़ें आती है जिसमें यहाँ पे एंटरप्राइज सॉल्यूशंस वगैरह दिए जाते हैं। फिर डिजिटल इनोवेशन और कस्टमर डिलाइट के अंदर बेसिकली एयरटेल पेमेंट बैंक्स भी हैं, इनके पास एक पेमेंट बैंक का लाइसेंस है, और उसमें आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत चीज़ें भी आने वाले टाइम में उसको भी ट्रैक करना चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ पे कंपनी ने और क्या क्या बताया है, तो बेसिकली ये अभी कंपनी के तरह तरह के यहाँ पे चीज़ें हैं जो क्या क्या हुई थी पूरे क्वार्टर के अंदर। तो लगभग यहाँ पे जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी तो वो सब अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिए। तो वो कंपनी क्या दे रही है कि बेसिकली क्या क्या अपडेट आया है, ठीक है। अभी विंग म्यूजिक ने कुछ पर्टिकुलर चीज़ लॉन्च करी होगी, कोई पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट किया होगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस वगैरह क्या किया है, मर्जर एंड एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, तो वो सब चीज़ों पर कंपनी ने अपडेट दिए। इसमें से अपन ने सारी चीज़ें लगभग यहाँ पे कवर कर ली है, बट फिर भी आप यहाँ पे स्क्रीन को रोक के आप देख सकते हो जितने भी मटेरियल इंपैक्ट्स है अपन ने यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। नेटवर्क एक्सपेंशन में जैसे अभी कंपनी ने बोल दिया कि हम लोग ने स्पेक्ट्रम खरीदे हैं, ठीक है। उसके बाद एयरटेल ने जो 20% स्टेक खरीदा है भारतीय टेलीमीडिया में, वारबक के पेनकस है जो इनकी खुद की एक कंपनी थी, उसके अंदर इन लोगों ने स्टेक खरीद दिया है, ठीक है। और वो सब चीज़ें हुई है। फिर एनवायरमेंट की परफॉर्मेंस है, बेसिकली यहाँ पे ESG रिलेटेड कंसर्न्स नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे ओवरऑल जो ESG की रेटिंग है वो ठीक ठाक ही है। सो बीइंग मतलब सर्विस कंपनी इनका कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर यहाँ पे कंपनी बता रही है एयरटेल एड्स क्या, बेसिकली इंडिया फर्स्ट एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन है, ये लोग क्या करते हैं वो सब चीज़ें बताई गई है, ठीक है। फिर ये एक एयरटेल मटेरियलिटी मैट्रिक्स है, बेसिकली मतलब शेयर होल्डर्स को क्या क्या चीज़ें मैटर करती है वो यहाँ पे बताया गया है इस तरफ, ठीक है। और यहाँ पे कंपनी को क्या क्या मैटर करती है वो इस तरफ बताया गया है। तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड कस्टमर डेटा प्राइवेसी दोनों ही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली गवर्नेंस, एनवायरमेंट, सोशल, तो वो सब चीज़ें बताई कि कौन सी चीज़ क्या क्या मैटर करती है ना। तो ये कंपनी ने बेसिकली अपना मैट्रिक्स बताया कि मटेरियलिटी कौन सी चीज़ क्या है, जैसे कि AGR ड्यूज वगैरह है वो दोनों को मैटर करता है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। तो उस तरीके से मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ पे कंपनी ने स्वॉट एनालिसिस वगैरह किया है। टॉप रिस्क क्या है, बेसिकली टॉप रिस्क अगर आप देखोगे तो AGR रिलेटेड रेगुलेटरी रिस्क सबसे बड़ी है, और इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस है और वो पुअर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सभी चीज़ों की यहाँ पे है। डेटा लॉस प्रिवेंशन वगैरह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उसके बाद फिर कंपनी ने इस तरह की चीज़ें बताई है। फिर यहाँ पे कंपनी ने बेसिकली यहाँ पे बताया कि जो एक एयरटेल वन है वो यहाँ पे लॉन्च किया है, वन एयरटेल जिसका नाम है, जहाँ पे एक ही सिंगल बिल दिया जाएगा पोस्टपेड कस्टमर को सभी भारतीय एयरटेल की सर्विसेज के लिए। फिर वापस ये आउटकम्स हैं फिनेंशियल वगैरह जो अपन ने लगभग कवर कर लिए हैं। बात करें अगर कंपनी के स्ट्रेटेजिक पार्टनर की, तो वो आप देख सकते हो एरिक्सन से लेकर कॉलकॉम, नोकिया, रैन जो कि 5G सर्विसेज में काम करता है, रेड हैट, इन सभी के साथ इन लोग ने अपना यहाँ पे बेसिकली पार्टनरशिप करी। जैसे कि अभी अगर आप देखोगे एयरटेल ब्लू जीन्स को लॉन्च करने के लिए भी कंपनी ने तरह तरह की यहाँ पे डिजिटल कंपनीज की यहाँ पे मदद ली थी। तो यहाँ पे ये बेसिकली मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस है, जहाँ पे थोड़ी बहुत ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है, टेलीकॉम पेनिट्रेशन वगैरह, अर्बन डेंसिटी कितनी है, टेली डेंसिटी कितनी है, रूरल डेंसिटी कितनी है, तो वो सब चीज़ें हैं। फिर डेवलपमेंट इन रेगुलेशन, जिसमें अगर अपन देखें तो बेसिकली AGR सबसे बड़ा एक रेगुलेशन था। फिर यहाँ पे जो टैक्स रेट्स वगैरह कम हुई थी उसका एक यहाँ पे डेवलपमेंट दिया गया है। फिर यहाँ पे सरकार और वो सब इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस थे जो बंद कर दिए गए थे। फिर अभी जो तरह तरह के यहाँ पे रेगुलेशन और आ रहे हैं, जैसे कि फ्लोर प्राइस वगैरह, वो सब जो आने की उम्मीद है, तो वो सब चीज़ें। फिर नाइजीरिया में भी इन लोग ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे चेंजेस आए थे, शेयर होल्डर रिक्वायरमेंट, और मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी जो चेंजेस आए उसके बारे में बात की। कंसोलिडेटेड फिगर्स की बात करें तो ये आप देख सकते हो, मैंने आपको सभी चीज़ें लगभग बता दी थी। अगर अपन फिनेंशियल टर्म्स में बात करें, कंपनी ने जो कैपेक्स किया लास्ट ईयर 2,41,000 मिलियन का किया है,
फंडिंग वगैरह कंपनी के पास थी, बट रिसेंट में अभी कंपनी ने एक बहुत बड़ी फंडिंग उठाई है 25,000 करोड़ की। बॉन्ड ऑफरिंग जो किए थे 1.2 बिलियन के किए थे, जिसकी कूपन रेट 3.25% की इंटरेस्ट रेट थी। तो वो एक आप कह सकते हो कि जो कि लोवेस्ट है 10 ईयर बॉन्ड्स, और जो रेशोज़ वगैरह है वो बेसिकली यहाँ पे ठीक ठाक है। क्रेडिट रेटिंग वगैरह एकदम चकाचक है, कोई इसमें इशू नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है, जो बेसिकली इंडिया का बिजनेस वो जैसे ही यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा, भारतीय एयरटेल में एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अपने को एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रैक करनी है वो है भारतीय एयरटेल का मूवमेंट। फिर अभी तरह तरह की एक एक जो इनकी कंपनी है उनका यहाँ पे आउटलुक वगैरह बताया है। ये कंपनी का स्वॉट एनालिसिस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनके पास थ्रेट्स क्या हैं। बेसिकली इंक्रीज कंपटीशन जो कि जियो है, रेगुलेटरी चेंजेस AGR, करेंसी एक्सपोजर, बाहर से जो बिजनेस होता है उसमें करेंसी एक्सपोजर रहेगा, पेंडेमिक एंड डिजास्टर वाली सिचुएशन होंगी तो न्यू सिम के रोल आउट्स वगैरह कम हो जाएंगे। चैलेंजेस वगैरह इनके लिए क्या है, बेसिकली एक तो हर ज्योग्राफी में इनका पहुंचना, दूसरा कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदलती जा रही है, ठीक है। फिर स्ट्रेंथ वगैरह क्या है, प्रोमिनेंट प्लेयर है, ब्रांड रिकग्निशन है, सर्विसेज स्केल है, रोबस्ट परफॉर्मेंस वगैरह है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन बढ़ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस और ज़्यादा करें, डिजिटल पेमेंट्स, कंटेंट डिमांड, नॉन मोबाइल बिजनेसेस, मतलब जो अपने एयरटेल डिजिटल वाले बिजनेस थे उस पर यहाँ पे फोकस करना इनका अपॉर्चुनिटी है। तो इससे पता पड़ता है, और इसी के तरीके से ये कंपनी का स्वॉट एनालिसिस भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड लगभग हम लोग ने भारतीय एयरटेल पे सब चीज़ें अभी यहाँ पे कवर कर ली है। सो फिनेंशियल्स वगैरह में मैंने आपको बताया, स्टिल अ डेप्ट विल बी अ कंसर्न। आने वाले टाइम में हमें ये देखना है कि भारतीय एयरटेल में डेप्ट किस तरीके से यहाँ पे कम होती है। अगर कंपनी डेप्ट रेस करती है तो दैट विल बी अ नेगेटिव, बट अगर यहाँ पे कंपनी डेप्ट को पे करती है तो इट विल बी अ पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे अगर अपन देखें तो अब अपन बात करते हैं कि जियो का यहाँ पे लिस्टिंग कैसे इंपैक्ट करेगा। देखो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मान लीजिए अल्ट्राटेक सीमेंट है, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे कोई मतलब है ना, उसके रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आते हैं तो छोटी छोटी सीमेंट कंपनीज के यहाँ पे शेयर भागते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंडस्ट्री आउटलुक बदलता है। एक बैंक का अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो सभी बैंक भागेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का पीयर कंपेरिजन होता है। अभी जब जियो का IPO आएगा ना, तो वो एक बहुत ही हाई वैल्यू हाई पी स्टॉक के वैल्यूएशन के टर्म में आएगा, हाई पी वैल्यूएशन का आएगा। साथ ही में यहाँ पे एक है ना प्योर प्ले, यहाँ पे एक और जो चीज़ दिखेगी, एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एयरटेल में। एयरटेल में क्या होगा कि एयरटेल की एज ऑफ नाउ तो वैल्यूएशन बहुत कम है, बट जब जियो के IPO को देख के लोग बाग देखेंगे कि एक टेलीकॉम कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है और एक दूसरी टेलीकॉम कंपनी जो सेकंड नंबर की है और उसका मार्केट शेयर भी लगभग दूसरी टेलीकॉम कंपनी के बराबर है, तो यहाँ पे एक एयरटेल के अंदर एक बहुत बड़ी री रेटिंग देखने को मिल सकती है। तो दिस विल गोइंग टू इम्पैक्ट। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जियो का IPO एयरटेल के लिए नेगेटिव होगा, बट उसके लिए पॉजिटिव होगा, बिकॉज यहाँ पे दो कंपनियां जो सेम बिजनेस में उनके पी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। TCS का अगर पी मान लीजिए 30 का है तो यहाँ पे इन्फोसिस का पी 25 से 27 का होगा, 20 या 10 का नहीं हो सकता। इस तरीके की चीजें चलती है। अभी हैप्पीएस्ट माइंड का अगर शेयर भागता है तो टाटा एलेक्सी भी भागता है, या टाटा एलेक्सी भागता है तो हैप्पीएस्ट माइंड भी भागता है। तो इस तरीके की जो पी री रेटिंग होती है ना, वो इस तरीके से होगी जब पीयर कंपैरिजन यहाँ पे लिस्ट होंगी। और इसी तरीके का मैंने एक और एग्जांपल दिया था, जब पेटीएम की लिस्टिंग होगी तो एंजल ब्रोकिंग और SBI कार्ड जैसे यहाँ पे शेयर्स में भी यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये सारी चीजें होती है। एंड टेक्निकली अगर आप स्ट्रॉन्ग देखते हो तो यहाँ पे जो स्टॉक है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में चल रहा है। अभी रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, 700 रुपये का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सपोर्ट यहाँ पे क्या है 593 और 630 रुपीज़ का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये ट्रेंड यहाँ पे मोमेंटम रहता है, मतलब 630 को नहीं तोड़ता है और 630 से 670 के बीच में थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे रेंज बाउंड ट्रेड होता है, तो ये अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ऐड करने की यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होगी। और 700 रुपये के अगर लेवल तोड़ता है तो 738 और यहाँ पे आने वाले लेवल से एक अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। मेरा जो अभी टारगेट रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो है 750 का है, जो कि एक बहुत बड़ा की लेवल है इसके लिए, वो अगर यहाँ पे हिट होता है तो एक अच्छी खासी यहाँ पे री रेटिंग देखने को मिल सकती है। आने वाले एक साल का टारगेट क्या रहेगा, 1000 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। और दूसरा यहाँ पे जो 3 साल का टारगेट है वो लगभग 1500 रुपये का रहेगा। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। एक अच्छा खासा लार्ज कैप अपने को एक सस्ते दाम में मिल रहा है, जिसका बिजनेस भी पूरा का पूरा यहाँ पे ओवरऑल है। और सिंपल सी बात है, डुओप्लो है। मतलब डुओप्लो का मतलब क्या हुआ, अगर आप देखोगे दो ही यहाँ पे बेसिकली अपने प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और अगर आप मुझसे पूछते हो कि बाइंग रेंज क्या हो सकती है, तो अच्छी खासी बाइंग रेंज देखिए, आप इसको स्टैगर्ड बाइंग करें। सारी क्वांटिटी एक साथ तो नहीं खरीदनी है, छोटी छोटी क्वांटिटी हर अलग अलग भाव पे खरीदो, और इस तरीके से आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो आप अभी भी यहाँ पे भारतीय एयरटेल में पैसा लगा सकते हो। तो ये था मेरा भारतीय एयरटेल का एनुअल रिपोर्ट एनालिसिस, और इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं अपन ने सभी डिस्कस कर ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी भारतीय एयरटेल के शेयर होल्डर्स के साथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सभी तरह के अपडेट्स और न्यूज़ वगैरह ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड के थ्रू यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।